लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। अरे जलते हुए चिरागों ने कहा है चलती हुई आंधियों से कि उजाला करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि आपकी एंड टर्म की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और जो बाधाएं आ रही थी उन बाधाओं को ख़त्म करने का काम हमारी टीम पूरी शिद्दत के साथ कर रही है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट के विषय में। हमने कुछ चीज़ें पिछले क्लास में देखी थी जिसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज़ करा दूं एक बार। सबसे पहले हमने ये देखा था कि रिपोर्ट क्या होता है। आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो पॉसिबिलिटी है इस कंटेंट में पूछे जाने की वो भी हम बताए थे, जिसमें से सबसे पहली चीज़ हमने बताया था एक IMRAD था। IMRAD यानी इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। ये जो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपके एंड टर्म एग्जाम में। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। जो रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, टाइटल पेज के विषय में देखा था, टेबल ऑफ द कंटेंट के विषय में देखा था, लिस्ट ऑफ फिगर्स और इलस्ट्रेशंस, एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन और डिस्क्रिप्शन और बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, रिकमेंडेशंस, कंक्लूजन्स, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें हमने कल चर्चा किया था। उम्मीद करते हैं कि आपने वो लेक्चर देखा होगा, उसके बाद ही आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हमने लास्ट में डिस्कस किया था रिकमेंडेशंस के विषय में, और आज हम रिकमेंडेशन के आगे यानी कंक्लूजन के विषय में डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष होता है। जैसे आपने रिपोर्ट में जो भी बात लिखी है उसको कंक्लूड करिए कि आप चाहते क्या हैं, आपका मकसद क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। सो द रिपोर्टर शुड गिव अ डेफिनिट कंक्लूजन एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्टर को एक निश्चित कंक्लूजन, एक निश्चित निष्कर्ष देना चाहिए रिपोर्ट के अंत में। Generally, the conclusion is based on the findings and nature of the subject matter dealt in the report। और सामान्य तौर पे ये जो कंक्लूजन होता है वो फाइंडिंग्स होती हैं। फाइंडिंग्स यानी जिन चीज़ों के विषय में वो रिपोर्ट लिखा गया है, उसमें जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस प्रॉब्लम के विषय में लिखा गया, या फिर जो भी हमारे टारगेट्स हैं, जो भी हमारा अगले मंथ का या फिर अगले वीक का जो भी हमको मेथड अप्लाई करना है, सारी चीज़ें उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ही हम कंक्लूजन लिखेंगे। द कंक्लूजन शुड बी अरेंज्ड सो दैट द मेजर कंक्लूजन कम फर्स्ट। कंक्लूजन इस प्रकार से अरेंज करना चाहिए कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं उनको सबसे पहले रखना है। उसके बाद से जो लेस इम्पॉर्टेंट है उसको उसके बाद, बिल्कुल जो सबसे कम इम्पॉर्टेंस है उसको उसके नीचे रखना है। यानी हमने सबसे पहले रिपोर्ट में ये भी पढ़ा था कि रिपोर्ट लिखते समय आपको एक लॉजिकल फ्लो का ध्यान रखना होता है कि आपका रिपोर्ट जब लिखा जाए तो एक लॉजिकल फ्लो में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। उसी प्रकार यदि आप कंक्लूजन लिख रहे हैं तो कंक्लूजन भी आपका एक सीक्वेंस में होना चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कंक्लूजन में वो पहले आनी चाहिए और लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें नीचे आनी चाहिए। आइडेंटिफाई द मेजर इशूज़ रिलेटिंग टू द केस एंड गिव इंटरप्रिटेशन ऑफ देम। अब आपको मेजर इशूज़ यानी मेजर प्रॉब्लम्स के विषय में आइडेंटिफाई करना है, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना है प्रॉब्लम्स को। उसके बाद से उनको इंटरप्रेट करना है कि ये प्रॉब्लम हमसे चाहती क्या है, इन प्रॉब्लम का क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। रिलेट स्पेसिफिकली टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिपोर्ट एज सेट आउट इन द इंट्रोडक्शन। और आपको बिल्कुल स्पेसिफिक रहना है, रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव से ही रिलेटेड चीज़ें आपको लिखनी है। अब ऐसा नहीं करना है कि रिपोर्ट आप सेल्स के विषय में बना रहे हैं, उसमें बात कर रहे हैं आप प्रोडक्शन का। तो आपका थोड़ा सा रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए आपकी रिपोर्ट में। गिव अ लिस्ट ऑफ नंबर्ड पॉइंट। एक लिस्ट बनाना चाहिए, नंबर्ड पॉइंट, जो भी पॉइंट्स आप नंबर्स के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं उसका एक लिस्ट बनाइए। फॉलो लॉजिकली फ्रॉम द फैक्ट्स इन द डिस्कशन। और आपको एक लॉजिकल, अभी हमने बात किया था, लॉजिकल मैनर में आपको डिस्कशन करना है, फैक्ट्स के विषय में बताना है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप सेल्स करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप बताएंगे हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, फिर आप बताएंगे हमारी क्वान्टिटी कितनी सोल्व करनी है, हमारा टारगेट क्या है, फिर हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं, टारगेट मार्केट क्या है। ये सारी चीज़ें आप सीक्वेंस में एक बताएंगे। बी क्लीन कट एंड स्पेसिफिक। आपको हमेशा क्लीन कट रहना है, यानी टू द पॉइंट रहना है और बिल्कुल स्पेसिफिक रहना है। जो भी आपका रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन सेक्शन हमने देखा था, इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपने जो भी विषय पे रिपोर्ट बना रहे हैं उस रिपोर्ट पे बिल्कुल स्पेसिफिक रहिए, उस विषय पे बिल्कुल स्पेसिफिक रहिए। पूरे रिपोर्ट में बस उसी चीज़ की बात होनी चाहिए। बी ब्रीफ। आपका रिपोर्ट संक्षिप्त होना चाहिए, कंक्लूजन आपका संक्षिप्त होना चाहिए। जितना संक्षिप्त कंक्लूजन रहेगा उतना ही कन्वीनियंस होगा रिपोर्टर को पढ़ने वाले व्यक्ति को, रिपोर्ट को पढ़ने वाले व्यक्ति को। लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। सम एक्सर्प्ट्स मे बी यूज्ड फ्रॉम एनी अदर रिपोर्ट और बुक्स
periodicals, magazines, journals. If so, the page number of the relevant items should be given as footnote on the page on which they are cited or given as reference at the end of the report. अब आपको कुछ references भी देने हैं. मान लीजिए आप यदि सेल्स के बारे में लिख रहे हैं तो आपको कुछ reference देना है कि हम इस पीरियोडिकल के हिसाब से ये रेफरेंस दे रहे हैं कि हम इस कंपनी ने ये इस प्रकार का कोई मेथड अप्लाई किया था तो इसके सेल्स इतने बढ़ गए थे. किसी बुक के हिसाब से आप दे रहे हैं, जैसे आपने एक बुक पढ़ा होगा द बिगेस्ट सेलिंग बुक, लक्ष्य एक बुक है, वो सेलर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो ये सारी चीज़ें का आप रेफरेंस देंगे. मैगजीन से रेफरेंस दे सकते हैं, जर्नल से रेफरेंस दे सकते हैं, और उस रेफरेंस को देते समय फुट नोट में यानी रिपोर्ट के नीचे आपको उस पेज नंबर का भी जिक्र करना होगा जिस पेज नंबर पे आप उस रेफरेंस को देने वाले हैं. द लिस्ट ऑफ रेफरेंसेज में बी अरेंज्ड इन एन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे अकर इन द रिपोर्ट और प्रेजेंटेड इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. आपका जो रेफरेंस होना चाहिए वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी पीरियोडिक ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, और वो आपका रिपोर्ट एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी ABCD इस प्रकार से प्रेजेंट होना चाहिए जो भी रेफरेंसेज आप दे रहे हैं. उसके बाद से बिब्लियोग्राफी. In the case of market report, the reporter presents the report based on the extensive research. यानी जब भी आप मार्केट में कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्टर को एक्सटेंसिव रिसर्च करना होता है, एक गहन अध्ययन करना होता है, गहन अनुसंधान करना होता है उस टॉपिक पे. If he or she may refer the number of books for writing the report, such books are given as bibliography at the end of the report. अब वो कई सारे बुक्स का भी रेफरेंस ले सकते हैं कि इस बुक में कोई बात लिखी है, वो सेंटेंस हमको अच्छा लगा तो उस रिपोर्ट में हम लिख दे रहे हैं, और उसको एज अ बिब्लियोग्राफी आपको रिपोर्ट के एंड में बताना है. ग्लोसरी. ग्लोसरी इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन रिपोर्ट राइटिंग. अब आप जब रिपोर्ट लिखते हैं तो कुछ टेक्निकल टर्म्स लिखते हैं. जैसे टेक्निकल टर्म्स के यदि हम बात करें तो सेल्स में टारगेट कस्टमर, टारगेट ऑडियंस, ये एक टेक्निकल टर्म है जो सभी लोग नहीं समझ पाएंगे. या फिर सेल्स में अगर आप बात करें तो लॉजिस्टिक्स क्या होता है, सेल्स हम कर रहे हैं तो हमको लॉजिस्टिक सर्विसेज कैसे देनी है, कितने समय में डिलीवरी देना है, ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसको आपको ग्लोसरी में एक्सप्लेन करना है कि लॉजिस्टिक्स का मतलब ये होता है. इसके अलावा टारगेट ऑडियंस का मतलब ये होता है जिस व्यक्ति को हम गुड्स बेचने वाले हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं. तो आप ग्लोसरी में टेक्निकल टर्म्स का एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि जो रिपोर्ट पढ़ रहा है अगर वो नॉन टेक्निकल व्यक्ति भी है, उस फील्ड से संबंधित नहीं है, तब भी उस रिपोर्ट को आसानी से समझ पाए. Some reports give such explanation as footnotes on the page in which the technical terms are used. कभी कभी ऐसा होता है कि जिस पेज पे टेक्निकल टर्म लिखा गया उसी के नीचे, उसके फुट नोट में यानी बिल्कुल नीचे उस प्रकार के टेक्निकल टर्म का एक्सप्लेनेशन लिख दिया जा सकता है, या फिर आप लास्ट में भी लिख सकते हैं. दोनों ऑप्शन आपके पास है. सम रिपोर्टर्स गिव द एक्सप्लेनेशन एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट. और कुछ ऐसे रिपोर्टर्स होते हैं जो आपके रिपोर्ट के एंड में बताते हैं ग्लोसरी के विषय में. देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर गिविंग द ग्लोसरी. और यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको यदि कोई टेक्निकल टर्म है तो उसका एक्सप्लेनेशन उस पेज के नीचे ही करना है या फिर एंड ऑफ द रिपोर्ट में ही करना है. देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल. यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं. द रीडर्स कैन अंडरस्टैंड द रिपोर्ट इन राइट डायरेक्शन एंड सेंस इफ द ग्लोसरी इज गिवन. और यदि आप ग्लोसरी दिए हैं, सारे टेक्निकल टर्म्स के विषय में बताए हैं, तो जो नॉन टेक्निकल व्यक्ति, जैसा कि हमने चर्चा किया अभी, जो नॉन टेक्निकल व्यक्ति है वो आसानी से समझ सकता है. जो टेक्निकल व्यक्ति है अगर उसको भी किसी शब्द का ज्ञान नहीं है तो वो भी उस शब्द को समझ सकता है और उसका नॉलेज भी इन्हांस हो सकता है इससे. अपेंडिसेस. प्राइमरी डेटा इज यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फॉर रिपोर्ट राइटिंग. जनरली प्राइमरी डेटा ही हम यूज़ करते हैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए. यानी जब हम रिपोर्ट को लिख रहे हैं तो उस रिपोर्ट को लिखने के लिए जितने भी प्राइमरी डेटा यानी वो डेटा जो प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किए गए हैं, जो हमने या तो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या फिर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उस मेथड से हमने कलेक्ट किया है. अब क्यों रिपोर्ट राइटिंग में प्राइमरी डेटा का यूज़ किया जाता है? क्योंकि प्राइमरी डेटा इज मोर रिलायबल. आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा कि प्राइमरी डेटा काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है. अब इसकी रिलायबिलिटी के कारण यदि आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें रिलायबिलिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए आप प्राइमरी डेटा का यूज़ करते हैं. बिसाइड सम स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन आर ऑल्सो कलेक्टेड एंड यूज फॉर रिपोर्ट राइटिंग. इसके अलावा कुछ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन भी यूज़ किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं ताकि हम रिपोर्ट राइटिंग लिख सकें. जैसे आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा भी दिखाते हैं कि हमको यदि हमने पिछले साल इतना सेल्स किया था, इस कंपनी ने इस मंथ में इतना सेल किया है, तो वो कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा भी आप दिखा सकते हैं. सच इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट इन ऑर्डर टू कीप द मेन लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट. और जो भी इन्फॉर्मेशन आप लिख रहे हैं
उसको आप मेन बॉडी में नहीं लिखेंगे। जो अपेंडिसेस है, अपेंडिसेस का एक अलग कॉलम बनता है, एक अलग हेडिंग बनता है अपेंडिसेस, और उस हेडिंग में ही आप लिखेंगे। बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में आप अपेंडिसेस को नहीं लिखेंगे, ठीक है। बट दीज आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिपोर्ट, हेंस दीज आर एज गिवन एज अपेंडिसेस एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। अब चूंकि ये इंपॉर्टेंट भी है रिपोर्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप रिपोर्ट को अच्छे से समझ पाएँ, इसीलिए इसको बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में ना देते हुए आप रिपोर्ट के एंड में देते हैं, ताकि जो भी रीडर्स उनको कन्वीनियंस रहे इन चीज़ों को रिलेट करने में। जैसे आप यदि सेल्स कर रहे हैं तो आपको यदि डेटा मिल जाएगा तो डेटा से आप रिलेट कर पाएंगे कि यदि हमने पिछले साल पिछले क्वार्टर में इतना सेल किया है तो अगले क्वार्टर में कितना पॉसिबिलिटी है सेल करने की। कोई हम इमेजिनरी टारगेट तो नहीं बना रहे हैं ना। तो इस विषय में आप अपेंडिसेस लिख सकते हैं। अपेंडिसेस भी हमेशा रिपोर्ट के एंड में लिखे जाते हैं। अब इससे क्वेश्चन बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। उसमें ऑप्शन दे सकता है इंडेक्स, सिग्नेचर, ग्लोसरी। तो आपको क्या टिक करना है, ग्लोसरी भी एंड ऑफ द रिपोर्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। लेकिन अपेंडिसेस के लिए एक बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपको एंड ऑफ द रिपोर्ट में ही अपेंडिसेस को शो करना है। नाउ इंडेक्स, इंडेक्स इज डिवाइडेड इनटू टू। देयर आर सब्जेक्ट इंडेक्स एंड नेम इंडेक्स। इंडेक्स जैसे आपकी कॉपी में आप यदि पहला पेज पलटेंगे तो उसके बाद आपको एक इंडेक्स दिया होता है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स का मतलब होता है आपने अपनी कॉपी में जो भी चीज़ें लिखी हैं, जो भी चैप्टर्स लिखे हैं, उसका एक ओवरव्यू, उसके सारे हेडिंग्स का ओवरव्यू देते हैं आप। तो वैसे ही इंडेक्स रिपोर्ट में भी लिखा जाता है। अब ये दो प्रकार का इंडेक्स होता है यहाँ पे, एक सब्जेक्ट इंडेक्स होता है और एक नेम इंडेक्स होता है। सब्जेक्ट इंडेक्स में सब्जेक्ट मैटर के विषय में डिस्कस करते हैं और नेम इंडेक्स में किसी प्रॉपर पर्टिकुलर पर्सन के विषय में डिस्कस करते हैं या फिर किसी प्रॉपर बुक के विषय में डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके विषय में। सब्जेक्ट इंडेक्स मीन्स इंडिकेशन ऑफ पेज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सब्जेक्ट इंडेक्स में आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स के पेज नंबर्स को बताते हैं। इसके साथ साथ सब्जेक्ट इंडेक्स में आप ये भी बताते हैं कि हमारे रेलेवेंट मैटर्स कौन कौन से हैं जो हम इस रिपोर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। एंड नेम इंडेक्स मीन्स एन इंडिकेशन ऑफ पेज नंबर ऑफ वेरियस इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन विच आर अपीयरिंग इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। अब नेम इंडेक्स में आप क्या करेंगे, आप पेज नंबर बताएंगे उन इंडिविजुअल या फिर उन इंस्टीट्यूशंस का जो आप अपने रिपोर्ट के बॉडी में जिक्र करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम रिलायंस कंपनी का जिक्र करने वाले हैं तो रिलायंस कंपनी का नाम लिखेंगे अपने नेम इंडेक्स में, किस पेज नंबर पे लिखे हैं वो भी लिखेंगे। सब्जेक्ट इंडेक्स की यदि बात करें एग्जांपल के तौर पे, तो आपने कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड, कौन सा इंपॉर्टेंट हेडिंग डाला है, कौन सा इंपॉर्टेंट हेडिंग के विषय में आपने लिखा है, किस पेज नंबर पे, वो आप इंडेक्स में लिखेंगे। इंडेक्स इज हाईली यूजफुल टू द रीडर्स हु कैन इजिली टर्न आउट द पेज नंबर फॉर क्विक रेफरेंस। इंडेक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि मैं टू द पॉइंट चीज़ों को देखूं। मुझे यदि सेल्स में टारगेट कस्टमर के विषय में देखना है तो हम टारगेट कस्टमर का पेज नंबर खोल के देख लें। यदि हमको सेल्स में रिलायंस का देखना है कि रिलायंस पिछले साल कितना सेल्स किया था, तो सीधे हम सेल्स उस पे इंडेक्स के माध्यम से उस पेज नंबर पे चले जाएंगे रिलायंस वाले। तो इंडेक्स एक तरह का ओवरव्यू दे देता है आपको रिपोर्ट का। ओवरव्यू नहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से जितनी भी रिपोर्ट में आप चीज़ें लिखे हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट चीज़ें हैं वो आप इंडेक्स में दे देते हैं। सिग्नेचर, द बिजनेस रिपोर्ट इज साइंड बाय द पर्सन हु हैज़ और हैव सबमिटेड अलॉन्ग विद द डेट। बिजनेस रिपोर्ट को वो व्यक्ति साइन करता है जो रिपोर्ट सबमिट करता है, ठीक है। तो सिग्नेचर भी इंपॉर्टेंट है। इन द केस ऑफ कमिटी और सब कमिटी रिपोर्ट ऑल द पर्सन्स आर एक्सपेक्टेड टू साइन विद डेट। और यदि हम कोई कमेटी के द्वारा कोई रिपोर्ट बना रहे हैं या फिर कोई सब कमेटी हमने अपॉइंट कर रखी है उसके द्वारा हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उस केस में जितने भी पर्सन्स उस कमेटी में इन्वॉल्व हैं, जिनकी दिमाग की कसरत के द्वारा, जिनके मेंटल एक्सरसाइज के द्वारा ये रिपोर्ट बनाया गया है, उन सारे व्यक्तियों का सिग्नेचर वहाँ पे जरूरी होता है। इफ़ नॉट सो द चेयरमैन ऑफ सच कमेटी और सब कमेटी कैन साइन विथ डेट ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स। और यदि सिग्नेचर करने में सभी लोग असमर्थ हैं, सभी लोग मौजूद नहीं हैं, तो उस केस में उस पूरी कमेटी का जो चेयरमैन है या फिर जो प्रेसिडेंट या हेड होगा वो साइन कर सकता है सबके बिहाफ में। अब देखिए, अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग अ गुड रिपोर्ट। ऑन वन हैंड अ गुड रिपोर्ट इज डिपेंडेंट ऑन द वैलिडिटी एंड सब्सटेंस ऑफ कॉस्ट डेटा। यदि मैं एक तरफ बात करें तो रिपोर्ट कितना अच्छा है ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से डेटा को यूज़ किया है, उस डेटा का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट यानी उस डेटा को कलेक्ट करने में आपको कितना खर्च लगा है, वो डेटा का रिलायबिलिटी कितना है, कितना विश्वसनीय डेटा है वो। ऑन द अदर हैंड इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर ऑफ द रिपोर्ट टू हैव द विजडम टू अंडरस्टैंड द रिपोर्ट।
और यदि हम दूसरी तरफ बात करें, हमने तो डेटा बहुत अच्छा ला दिया, लेकिन जो व्यक्ति उस रिपोर्ट को पढ़ने वाला है उसके पास वो विजडम ही नहीं, विजडम यानी बुद्धि ही नहीं है कि वो उस रिपोर्ट को समझ सके। तो हम इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हैं। हम अपना डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं वो भी रिलायबल हो और डेटा अंडरस्टैंडेबल भी हो, जो व्यक्ति उस रिपोर्ट को पढ़े उसको आसानी से वो चीज़ें समझ में आए। अ गुड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिपोर्ट एंश्योर्स कंपेटेंट डिसीजंस। यदि आपकी रिपोर्ट को हर एक व्यक्ति आसानी से समझ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका डिसीजन काफ़ी कंपेटेंट है और सभी लोग आपके डिसीजन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मान लीजिए हम कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो उसको रिपोर्ट दिया गया। अब रिपोर्ट किसी लॉजिस्टिक्स के विषय में है और लॉजिस्टिक्स के विषय में मान लो सीए को ज्ञान नहीं है। अब उस केस में वो उसको दिया गया और उसमें काफ़ी टेक्निकल वर्ड्स लिखे गए हैं, कोई ग्लोसरी भी नहीं दिया गया है, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। फिर अब नहीं समझ पाएगा तो अपना डिसीजन उसमें नहीं दे पाएगा। यानी आप उस व्यक्ति को, उस उतने बड़े प्रोफेशनल को अपने डिसीजन मेकिंग से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस प्रकार से रिपोर्ट लिखें ताकि सबकी अंडरस्टैंडिंग लेवल उस रिपोर्ट से काफ़ी अच्छी हो। Therefore, it is very necessary for the person making a report to follow certain fundamental principles of presentation and preparation of cost information. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी व्यक्ति रिपोर्ट बना रहा है वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं प्रेजेंटेशन के लिए और रिपोर्ट के प्रिपरेशन के लिए, उसको आप फॉलो करते हैं तो आपका रिपोर्ट काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, आपकी रिपोर्ट सभी व्यक्तियों को समझ में आएगी। प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड राइटिंग आर, यदि आप अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल एज टू फॉर्म। प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल एज टू फॉर्म। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन मस्ट बी डिजाइंड फॉर डिफरेंट आइटम्स विच आर टू बी रिपोर्टेड। अब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो आपको अलग अलग आइटम्स में डिजिग्नेट करना है, अलग अलग आइटम्स में रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको सेल्स के बारे में कुछ लिखना है तो सेल्स का टॉपिक सेल्स वाले हेडिंग में लिखिए। यदि आपको प्रोडक्शन के बारे में कुछ लिखना है तो प्रोडक्शन का टॉपिक प्रोडक्शन वाले कॉलम में लिखिए। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन मस्ट बी डिजाइन फॉर डिफरेंट आइटम्स विच आर टू बी रिपोर्टेड। यानी अलग अलग जो प्रेजेंटेशन के फॉर्म्स हैं उनके लिए अलग अलग डिज़ाइन आप बनाइए, अलग अलग आइटम्स का जो आपको रिपोर्ट करना है। A report must clearly state the title suggesting the subject matter for which it has been prepared and presented. और जो रिपोर्ट आप बना रहे हैं वो क्लियरली ये बताना चाहिए कि किस सब्जेक्ट मैटर पे, किस टॉपिक पे आप इस रिपोर्ट को बना रहे हैं और किस टॉपिक से रिलेटेड है आपका रिपोर्ट। द टाइटल मस्ट बी केप्ट ब्रीफ एंड इफ नीड बी सब टाइटल शुड बी यूज्ड। और यदि ऐसा लगता है कि टाइटल जो हम रख रहे हैं वो छोटा नहीं हो सकता है, मतलब उसको हमेशा छोटा ही रखना है, और यदि वो छोटा नहीं हो सकता तो उसको उस केस में आप उस टाइटल का एक सब टाइटल भी बना सकते हैं। मतलब यदि आपने सेल्स का हेडिंग बनाया है तो सेल्स के नीचे आप टारगेट कस्टमर, टारगेट ऑडियंस, टारगेट मार्केट और आपका क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी रहने वाला है कि डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटजी रहने वाला है, वो सारी चीज़ें आप अलग अलग बना सकते हैं। द टाइटल मस्ट बी केप्ट इन ब्रीफ एंड इफ नीड सब टाइटल शुड बी यूज्ड। If abbreviations are used, the same must be elaborated within the body of the report. यदि आप abbreviations लिख रहे हैं, abbreviations यानी शॉर्ट फॉर्म, जैसे CA हो गया एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वैसे ही आपको यदि आप कोई भी एब्रीविएशन लिख रहे हैं तो उस एब्रीविएशन का आप फुल फॉर्म भी नीचे लिखें, इलाबोरेट करें उसके विषय में बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में। प्रिंसिपल इज टू टाइमिंग। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेमाइस डिलेड इन्फॉर्मेशन इज डेड इन्फॉर्मेशन। अब आपने एक कहावत भी सुना होगा, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय होता है। फॉर एग्जांपल, यदि आपकी नौकरी लगनी है और आप सब कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुके हैं और आप यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं, आपने इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन बीच में केस आपका ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम का केस है वो कोर्ट में चला जाता है। पहली बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इस केस का सुनवाई होते होते लगभग 30 साल बीत जाते हैं और आप 25 साल की उम्र में यूपीएससी का एग्ज़ाम देने गए थे। 30 साल बाद आपको न्याय मिलता है, तो क्या ये न्याय है? 30 साल बाद आपको नौकरी मिलती है, ये बिल्कुल न्याय नहीं है। यानी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यदि आप जस्टिस करें या फिर आप कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि आप पढ़ाई भी करते हैं तो उसमें भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो प्रिंसिपल इज टू टाइमिंग ये कहता है कि आप जो रिपोर्ट लिख रहे हैं वो रिपोर्ट काफ़ी रीजनेबल टाइम में लिखा जाए और उसको पढ़ने के लिए भी एक रीजनेबल टाइम लगे। अब ये नहीं कि रिपोर्ट आप ऐसा लिखें कि उसको पढ़ने के लिए बस 30 सेकंड लग रहे हैं, ऐसा भी नहीं चलेगा।
और ऐसा भी नहीं है कि आप रिपोर्ट ऐसा लिखें कि उसको पढ़ने में 3 दिन लग जा रहे हैं। तो एक रीजनेबल टाइम पीरियड का रिपोर्ट आपको लिखना है। उसको लिखते समय भी ध्यान रखना है कि कितने समय में लिख रहे हैं उसको। यदि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो वो कितने समय में उसको पढ़ के ख़त्म कर सकता है, समझ सकता है, उसको भी ध्यान में रखना है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेमाइस और अजम्पशन दैट डिलेड इन्फॉर्मेशन इज डेड इन्फॉर्मेशन। यदि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेट से देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता, वो डेड इन्फॉर्मेशन, यानी उस इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है। सिंस रिपोर्ट्स आर यूज्ड एज अ कंट्रोलिंग डिवाइस, दे मस्ट बी मेड अवेलेबल टू दोज फॉर होम दे आर मींट इन टाइम। यानी जो रिपोर्ट्स हैं वो कंट्रोलिंग डिवाइस होते हैं। रिपोर्ट्स के माध्यम से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं कि हमारी क्या खामियां हैं, हमारी क्या उपलब्धियां हैं, हम कहाँ अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यदि इन्फॉर्मेशन आप लेट से देते हैं तो उस केस में आप अपनी खामियों को पहचान ही नहीं पाएंगे, और वो जो खामियां उसको सुधारने का जो समय है वो समय भी आपके पास नहीं रहेगा। तो उस केस में आप उस पर कुछ वर्क नहीं कर पाएंगे। सो बिग टाइम गैप बिटवीन द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट एंड इट्स रिपोर्टिंग वुड डेफिनेटली डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ द रिपोर्ट। और यदि आप जिस इवेंट के विषय में रिपोर्ट बना रहे हैं उस इवेंट को बीते हुए लंबा समय हो गया, लंबे अरसे हो गए हैं, और आप उस रिपोर्ट को बना रहे हैं 6 महीने बाद, तो उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। यानी एक रीजनेबल टाइम पीरियड के बाद आपको रिपोर्ट बना लेना है जिस भी इवेंट के बारे में आप बना रहे हैं। द टाइम फ्रेम डिवाइस्ड फॉर MIS मस्ट बी रिजिडली फॉलोड। MIS क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। MIS मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आप जो भी टाइम फ्रेम उसमें डिसाइड करेंगे वो टाइम फ्रेम MIS के हिसाब से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल MIS थ्रू रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, बाई एनुअल और एनुअल बेसिस। अब MIS ये कहता है कि यदि आपको कोई रिपोर्ट बनाना है तो रिपोर्ट किस समय बनाना है, उसका रेलेवेंस क्या है, क्या उसका रेलेवेंस रोज है, या फिर उसका रेलेवेंस एक वीक में एक बार है, या फिर उसका रेलेवेंस 1 महीने में एक बार है, या फिर 3 महीने में एक बार है। तो उस केस में जिस रिपोर्ट का रेलेवेंस जितने दिन के बाद होता है और जितने दिनों के अंदर होता है उतने दिनों में वो रिपोर्ट बनाया जाए। इट मस्ट बी जनरेटेड ऑन दिस पैरामीटर्स रेगुलरली। प्रिंसिपल इज टू एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी शुद्धता। आप जो बात कह रहे हैं वो बात सत्य हो, शुद्ध हो, आप कोई अविशुद्ध बात नहीं कर रहे हो, आप कोई इनएक्यूरेट बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल इज टू एक्यूरेसी, इसके नाम से स्पष्ट है, आपका जो रिपोर्ट होना चाहिए उसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसमें कोई फॉल्टी और मिसलीडिंग या फिर डिफॉल्टी इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए जिससे आपकी रिपोर्ट का पूरा पर्पस सही नहीं होता है। सो एफर्ट मस्ट बी मेड to use and provide accurate information. The maker and user of MIS through report must keep in mind the fact that report depend on data and inaccurate data would lead to unreliable report. यानी आप जब भी रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसमें आप ये इंश्योर करें कि आप उसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यानी शुद्ध सूचना ही डाल रहे हैं, कोई अविशुद्ध यानी कोई बेकार की सूचना नहीं डाल रहे हैं जो जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। या फिर यदि मान लीजिए हम यदि एग्जाम्पल की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया का इस समय पॉपुलेशन 140 करोड़ से अधिक है, और कोई व्यक्ति आता है रिपोर्ट लिखता है उसमें लिखता है कि इंडिया का पॉपुलेशन 100 करोड़ है। तो एक्यूरेसी कैसी हुई? बहुत बेकार हो गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रीजनेबल एक्यूरेसी लेवल है उसको आपको मेंटेन करना है। रिजल्ट्स रेस्ट ऑन द प्रीमाइस ऑफ गार्बेज इन गार्बेज आउट पॉलिसी, देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू ensure यूज ऑफ एक्यूरेट एंड करेक्ट डेटा। अब देखिए रिपोर्ट का ये जो प्रिंसिपल है वो इस प्रीमाइस यानी इस एजम्पशन पे बेस्ड है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब क्या है? जैसा आप अपने दिमाग में भरते हैं वैसा ही आपके शब्दों के माध्यम से परिदर्शित होता है। यदि आप अपने दिमाग में अच्छी चीज़ें डालते हैं तो आप अच्छी चीज़ें बोलते हैं, अच्छी चीज़ों के विषय में सोचते हैं। यदि आप अपने दिमाग में गंदी चीज़ें, बुरी चीज़ें डालते हैं तो उसी प्रकार से आपकी विचारधारा भी बन जाती है, उसी प्रकार से आपके शब्द भी डिजाइन हो जाते हैं। आप आजकल के बच्चों को देख रहे होंगे कि आजकल के बच्चे कैसे मित्रता में किस प्रकार की अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो वो चूँकि उनका अलग ही एक कल्चर है। चलिए आगे बात करते हैं। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू एंश्योर यूज ऑफ एक्यूरेट एंड करेक्ट डेटा। इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम अपने रिपोर्ट में एक्यूरेट और करेक्ट डेटा को यूज करें ताकि रिपोर्ट की रिलायबिलिटी बढ़ सके, उस पर लोग विश्वास करें कि इस रिपोर्ट में वाकई में फैक्ट्स जो लिखे हैं वो करेक्ट हैं, एक्यूरेट हैं। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल एज टू कंटेंट। द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट मस्ट बी कंक्रीट,
येट सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल टू ऑल। यानी जो आप कंटेंट डाल रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप रिपोर्ट में लिख रहे हैं, वो कंक्रीट होना चाहिए, सॉलिड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब टू द पॉइंट आप बात करें। और ये नहीं कि टू द पॉइंट आप बात कर रहे हैं तो वो सिंपल नहीं, वो सिंपल भी होना चाहिए और वो अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए, सभी को समझ में भी आना चाहिए। यूज ऑफ टेक्निकल jargon should be avoided so that non-technical person may also be able to comprehend the content of the report। और यदि आप टेक्निकल jargons का यूज करेंगे तो उस केस में जो नॉन टेक्निकल पर्सनस है वो आसानी से उस रिपोर्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो आपको कंटेंट, प्रिंसिपल एज टू कंटेंट में क्या दिमाग में रखना है कि आपको हमेशा सिंपल और कंक्रीट रिपोर्ट बनाना है, जिसमें आपका सिंपल और कंक्रीट इन्फॉर्मेशन हो और ऐसा इन्फॉर्मेशन हो जिसको एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी आसानी से समझ जाए, क्योंकि उसमें टेक्निकल जार्गन्स हैं। इसके टेक्निकल जार्गन्स यदि आप यूज भी करते हो तो नीचे आप ग्लोसरी में उसका एक्सप्लेनेशन करिए कि हम टेक्निकल जार्गन्स इसका मतलब ये होता है। तो इस तरह से आप अपने रिपोर्ट को अच्छा बना सकते हैं। वेरेवर पॉसिबल द बल्क डेटा शुड बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बिकॉज व्हाट 1000 वर्ड्स कैन नॉट से अ फिगर कैन। देखिए बहुत अच्छा शब्द लिखा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए 1000 शब्द भी कम होते हैं, लेकिन एक फिगर काफ़ी होता है। जैसे अगर आपको हम इंडिया का मैप का एग्जांपल दिए थे कि इंडिया का मैप यदि हम आपको समझाने बैठे तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन यदि आपको इंडिया का मैप सीधे दिखा दिया जाए तो काफ़ी आसान होगा आपको समझना। तो यदि ज़रूरी है कि आपको कोई डेटा, बल्क डेटा यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रेजेंट करना है, तो आप उसको टेक्सुअल फॉर्म में ना प्रेजेंट करते हुए आप उसको ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ सकती है। प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इट इज डिजायरेबल टू मेक कंपैरेटिव स्टेटमेंट यूजिंग पास्ट डेटा और टारगेट्स टू बी अचीव्ड सो दैट द स्पिरिट ऑफ द रिपोर्टर बिकम्स क्लियर। अब इसमें यह भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएं, यानी आपने पिछले साल कितना टारगेट अचीव किया था और इस साल आपका क्या टारगेट है, उसके बीच में एक थोड़ा सा कंपैरिजन करें। रिपोर्ट में यदि आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं जो टारगेट से रिलेटेड है तो उसमें थोड़ा सा प्रीवियस डेटा भी आप यूज़ करें और कंपेयर करें। प्रिंसिपल इज टू कॉस्ट बेनिफिट, अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मस्ट बी कैरिड आउट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू MIS एंड द बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द सिस्टम एज सच। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि यदि आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए। अब मान लीजिए रिपोर्ट बनाने के लिए जिस पर्सन को आप हायर किए हैं और जो सिस्टम आप लगाए हैं, उस सिस्टम को बनाने में 50,000 रुपये लग जाते हैं और उस व्यक्ति की सैलरी 50,000 रुपये हर महीने की, और वो जो व्यक्ति रिपोर्ट बनाता है उसका प्रॉफिट हमको केवल 20,000 का होता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा कॉस्ट तो ज़्यादा लग रहा है लेकिन उससे बेनिफिट नहीं आ रहा है। तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ये पता लगाना है कि क्या हम जो रिपोर्ट या फिर जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को अपने यहाँ इंसर्ट किए हैं, उस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से हमको बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रिंसिपल नंबर 7 है प्रिंसिपल इज टू ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज कर देनी है। जैसे कुछ व्यक्ति आजकल के ज़माने में होते हैं जो बहुत पारदर्शी होते हैं, और कुछ वैसे नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं वो पारदर्शी नहीं होते हैं, वो बहुत ही ओपेक होते हैं, वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को हाइड करके रखते हैं। तो प्रिंसिपल इज टू ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आप यदि कोई भी रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें जितने भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए वो सारा डिस्क्लोज करिए। सो फुल डिस्क्लोजर ऑफ द प्रोसेसेस, procedures and assumptions in report preparation are essential to its credibility so that it becomes fully transparent। आप पूरे प्रोसेस का डिस्क्लोजर करिए, पूरे प्रोसीजर्स का, पूरे एजम्पशंस का डिस्क्लोजर करिए अपनी रिपोर्ट में, ताकि उसका जो प्रिपरेशन है उसको क्रेडिबल बनाया जा सके, मतलब उस रिपोर्ट को क्रेडिबल बनाया जा सके, क्रेडिबल यानी विश्वसनीय बनाया जा सके। अब अगर आप अपने कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो कस्टमर्स को भी इस पर विश्वास होगा कि भाई कंपनी हमसे कुछ छुपा नहीं रही है, यानी कंपनी काफ़ी ईमानदार है, कंपनी काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी रिपोर्ट की और आपकी कंपनी की भी। प्रिंसिपल इज टू इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको अपनी रिपोर्ट में सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट हैं आपके शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके स्टेक होल्डर्स, क्रेडिटर्स और बैंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी इन्फॉर्मेशन को आप उसमें इंक्लूड करें। सो द रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन शुड सिस्टमेटिकली एंगेज all its stakeholders, shareholders, creditors and bankers to help focus and continually enhance the quality of its report। तो ये कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप यदि रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको सबको इन्वॉल्व करना है, अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने क्रेडिटर्स को, अपने बैंकर्स को, सबको इन्वॉल्व करना है, ताकि सब लोग ये कहें कि हमारी सहमति से रिपोर्ट लिखा गया है। दिस रिपोर्ट इज़ नॉट written only with the consent of some persons, this report is written with the consent of so many persons, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल नंबर 9 ये कहता है प्रिंसिपल एज टू ऑडिटेबिलिटी। प्रिंसिपल एज टू ऑडिटेबिलिटी, इसके
स्पेलिंग में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल एज टू ऑडिटेबिलिटी, रिपोर्टेड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड, कंपाइल्ड, analyzed and disclosed in a way that would enable internal auditors or external assurance providers to attest to its reliability। अब आप जो भी डेटा रिपोर्ट करने वाले हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते समय आप पूरा एनालिसिस करें कि ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है। यदि सही नहीं है तो उस इन्फॉर्मेशन को आप नहीं लिखें, और यदि आपको ऐसा लगता है तो आप इंटरनली इसको ऑडिट करिए, उस रिपोर्ट को ऑडिट करिए, उस रिपोर्ट को चेक करिए कि क्या ये रिपोर्ट में जो फैक्ट्स हम लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं है। आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, किसी से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं, और यदि ज़रूरत पड़े तो एक्सटर्नल रिकमेंडेशंस भी आप ले सकते हैं, ताकि उस रिपोर्ट की रिलायबिलिटी ज़्यादा रहे। अब देखिए, मैं एक पॉइंट पे हमेशा फोकस कर रहा हूँ, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। आप जो भी रिपोर्ट लिख रहे हैं वो विश्वसनीय नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट का पर्पज़ नहीं आप फुलफिल कर पाएंगे। अब आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, कोई व्यक्ति उस रिपोर्ट पे विश्वास ही नहीं कर रहा, तो रिपोर्ट के लिखने का क्या कोई मतलब है? बिल्कुल मतलब नहीं है। सो प्रिंसिपल नंबर 10 कहता है, प्रिंसिपल इज टू कंप्लीटनेस। ऑल इन्फॉर्मेशन दैट इज मटेरियल टू यूजर्स फॉर असेसिंग द रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रेफरेंस शुड अपीयर इन द रिपोर्ट इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द डिक्लेयर्ड बाउंड्रीज, स्कोप एंड टाइम पीरियड। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि आप, इसके नाम से स्पष्ट है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, वो जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको कंप्लीटली लिखें, कोई चीज़ आप छोड़े ना। देयर शुड नॉट बी एनीथिंग विच विल बी रिमेनिंग इन योर रिपोर्ट। आपको सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर देनी है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शो करना है। इससे भी आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। प्रिंसिपल इज टू रेलेवेंस। अब सारा इंपॉर्टेंट तो आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, कंप्लीटनेस का तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ज़रूरी नहीं है उसको भी आप दिए जा रहे हैं उसमें, जो इरेलेवेंट चीज़ें हैं। सो रिलेवेंस इज द डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस असाइन टू अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट, इंडिकेटर और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिप्रेजेंट द थ्रेशहोल्ड एट विच इंफॉर्मेशन बिकम्स सिग्निफिकेंट एनफ टू बी रिपोर्टेड ऑन एंड फाउंड रेलेवेंट। यानी जितने भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जिनका रेलेवेंस है आपकी रिपोर्ट में, बस उसी को आप लिखें। फालतू की इरेलेवेंट बातें आपकी रिपोर्ट में नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी। न्यूट्रल मतलब बीच में, जैसे ना ही आप ज़्यादा एग्रेसिव हैं, ना ही आप ज़्यादा मॉडेस्ट हैं, आप बीच में न्यूट्रल हैं। सो रिपोर्ट शुड अवॉइड बायस इन सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपका रिपोर्ट बायस्ड नहीं होना चाहिए। बायस्ड यानी पक्षपाती नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप केवल मैनेजमेंट का पक्ष ले रहे हैं या फिर आप आउटसाइडर्स का पक्ष ले रहे हैं। आपका रिपोर्ट हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, ना ही मैनेजमेंट के पक्ष में ना ही आउटसाइडर के पक्ष में, बीच में होना चाहिए। यानी दोनों का बात करना चाहिए, दोनों की गलतियां, दोनों की खामियां और दोनों की अच्छाइयां, दोनों को आपको वहाँ पे लिखना है। रिपोर्ट शुड अवॉइड बायस इन सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड शुड स्ट्राइव टू प्रोवाइड अ बैलेंस्ड अकाउंट ऑफ रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन न्यूट्रल फैशन। यानी आप जो भी इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन न्यूट्रल मैनर में शो करना है, क्योंकि अगर आपका बायसनेस दिखेगा तो इस केस में रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी, रिपोर्ट की रिलायबिलिटी पे इफेक्ट होगा। यदि आप केवल मैनेजमेंट के पक्ष में बात कर रहे हैं तो आउटसाइडर्स कहेंगे कि भाई मैनेजमेंट के ही पक्ष में बात हो रही है, हमारे पक्ष में तो कोई बात ही नहीं हो रही है। तो इस केस में उस रिपोर्ट पे लोग विश्वास नहीं करेंगे। प्रिंसिपल नंबर 13 कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंपेरेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ कंपेरेबिलिटी यानी कंपेयर करें आप जो भी रिपोर्ट आप लिख रहे हैं। द रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन शुड मेंटेन कंसिस्टेंसी इन द बाउंड्री एंड स्कोप ऑफ रिपोर्ट, डिस्क्लोज एनी चेंज एंड रीस्टेट प्रीवियसली रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग लॉजिकल कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल, यदि हम कोई सेल्स रिपोर्ट बना रहे हैं तो हम उस सेल्स रिपोर्ट को बनाने से पहले पिछले महीने या फिर पिछले साल में जो सेल्स रिपोर्ट हमने बनाया था उससे कुछ डेटाज लें और उससे थोड़ा कंपैरिजन करें कि इस साल के सेल्स रिपोर्ट में और पिछले साल के सेल्स रिपोर्ट में क्या इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस है, कौन सी चीज़ें पिछले साल हमने नहीं लिखा था और इस साल हमने क्या चीज़ें लिखी हैं। तो इससे थोड़ा सा एक कंपैरिजन हो सकता है। यानी सीधी सीधी बात यदि कहें तो प्रिंसिपल ऑफ कंपेरेबिलिटी ये कहता है कि आपने जो प्रीवियस ईयर में रिपोर्ट लिखा है उसको इस ईयर के रिपोर्ट से उसका तुलना करें, उसका कंपैरिजन करें। अब भाई ज़रूरत क्या है रिपोर्ट राइटिंग का? चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है खैर, लेकिन हम लोग पूरा लिखेंगे। अब देखिए इसमें नीड वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नीड की यदि बात करें और बेनिफिट्स की बात करें तो नीड और बेनिफिट्स से वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको अब ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे काइंड्स ऑफ रिपोर्ट से। तो रिपोर्ट के काइंड्स के विषय में चर्चा कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, कितने प्रकार के रिपोर्ट होते हैं तो यहाँ पे दिया है।
एक होता है फॉर्मल रिपोर्ट और एक होता है इनफॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल यानी ऑफिशियल रिपोर्ट जो आप ऑफिशियल पर्पज से लिखते हैं, इनफॉर्मल यानी अनऑफिशियल रिपोर्ट जो आप अनऑफिशियली लिखते हैं। अब इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिपोर्ट, तो आप लिखेंगे उसमें ऑप्शन में दिया जाएगा फॉर्मल इनफॉर्मल बोथ ऑफ द अबव नॉन ऑफ द अबव, तो आप लिख देंगे बोथ ऑफ द अबव। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों प्रकार के रिपोर्ट होते हैं। फॉर्मल रिपोर्ट इज एन ऑफिशियल रिपोर्ट दैट कंटेन्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिसर्च एंड डेटा नेसेसरी टू मेक बिजनेस डिसीजंस। यानी फॉर्मल रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट होता है जिसमें आप सारी चीज़ों का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रखते हैं और वो चीज़ें आपके बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ऑफिशियल रिपोर्ट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस डिसीजन। दिस रिपोर्ट इज जनरली रिटन फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। और जो फॉर्मल रिपोर्ट लिखा जाता है उसका एक पर्पज होता है, हम कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम सेल्स रिपोर्ट लिख रहे हैं तो हमारे बिजनेस की जो सेल्स हैं जो भी पिछले साल या फिर पिछले महीने में इफेक्ट हुई हैं उसको हम बढ़ाने के लिए फॉर्मल रिपोर्ट लिख रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर्मल रिपोर्ट लिख रहे हैं।